हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं TU-160M रशियन स्ट्रेटजिक बॉम्बर व्हाइट स्वान के बारे में। देखिए इसकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जो है चाणक्य फाउंडेशन के एक पहले एडिशन में जो हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख थे अरूप रहा, उन्होंने ये बताया कि भारत हो सकता है कि आने वाले वर्षों में रशियन TU-160 बॉम्बर्स जो है अधिग्रहण कर ले। तो जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है वो भारत है, लेकिन भारत के पास अभी भी कोई अपना एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर विमान नहीं है। हालांकि यह जल्द ऐसा हो सकता है कि भारत अपने फ्रेंड कंट्री रशिया से एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर खरीद ले। तो ये है TU-160 वाइट स्वान रशियन बॉम्बर। यह सुपरसोनिक है और बहुत ज़्यादा जो है हथियार कैरी कर सकता है। और ये है US का B2 स्पिरिट, जो कि स्टील्थ बॉम्बर है और दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर माना जाता है। ये कुछ अन्य बॉम्बर्स हैं। देखिए ऐसा माना जा रहा है कि तो अरूप राहा जी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ऐसा बताया कि भारत जो है TU-160 बॉम्बर्स लेने पर विचार कर सकता है। देखिए दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बताया कि जो चाइना ने अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया था, वो बहुत जल्द उसके न्यूक्लियर वेरिएंट का भी विकास कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि भारत को इसके डिटरेंट में भारत को एक और अपने लिए जो है ऑप्शन रखना चाहिए, अल्टरनेटिव। इसके लिए उन्होंने बॉम्बर्स खरीदने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है अपनी हाइपरसोनिक जो ब्रह्मोस मिसाइल के आधार पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 का विकास कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं रशिया के जिरकॉन मिसाइल के समान है। तो वो भी इसमें यूज किया जा सकता है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ना US और USSR जो अभी तो रशिया हो गया है, उनके पास जो स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। देखिए इस समय स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स दुनिया की 3 सबसे बड़ी सेनाएं कर रही हैं, US, रशिया और चाइना के द्वारा। लेकिन जो चौथी बड़ी सेना भारत, उसके पास स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स नहीं है, उसके पास नॉर्मल बॉम्बर्स हैं जो कि फाइटर जेट्स को कन्वर्ट कर दिए गए हैं सिर्फ। तो देखिए एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर क्या होता है। यह एक मध्यम से लंबी दूरी का विमान होता है जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर हवा से ज़मीन पर जो है गोला बारूद या बम बरसाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सामरिक बम वर्षक जो होते हैं स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स, वो टैक्टिकल बॉम्बर्स माने जाते हैं। इनका ये दुश्मन के क्षेत्र में काफ़ी अंदर तक घुस जाते हैं। वहाँ के जो सैन्य ढांचे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैन्य प्रतिष्ठान है, कारखाने हैं, तेल डिपो है या अन्य रसद सामग्रियों वाले हैं, उन सब पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर देता है। और तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए जो नवंबर 2021 में ना मीडिया रिपोर्टर ने ऐसा संकेत किया था कि चीनी PLA जो वायुसेना है उसने भारतीय सीमा के पास कम से कम लंबी दूरी के एक जो है H6 के बॉम्बर को तैनात किया हुआ है। और जो चीन की सरकारी मीडिया है ना, उसने इसकी काफ़ी प्रशंसा की थी। तो चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं ये उकसावे वाली कार्रवाई जो भारत के साथ की जाती है, तो भारतीय वायुसेना को भी अपने लिए एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर की आवश्यकता महसूस पड़ी थी। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने अपने जो है जगुआर और मिराज 2000 को बॉम्बर के रूप में वहाँ पास में तैनात किया था। लेकिन देखिए बॉम्बर होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो है यह डिटरेंट का कार्य करती है। हमें पाकिस्तान के संदर्भ में किसी बॉम्बर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाइना के संदर्भ में हमें बॉम्बर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए बॉम्बर्स होते क्या हैं, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है। तो भारत में कई जो भारत ने कई बार ऐसा प्रयास किया है कि वो रशिया से बॉम्बर्स ले ले, लेकिन जो है वित्तीय स्थिति ऐसी होती है कि इनका रखरखाव खर्च इतना अधिक होता है। तो विश्लेषकों के द्वारा जो है काफ़ी बार इस बात पर जो है बहस भी की गई है। देखिए 1970 के दशक की शुरुआत में ना जो USSR के रक्षा मंत्री सरगेई गॉर्स्को थे, वो TU-22 बैकफायर बॉम्बर
को भारत को पेश किए थे, लेकिन भारत ने सौदा खारिज कर दिया था। उस समय हमारे पास वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। तो स्ट्रेटजिक जो बॉम्बर्स होते हैं वो न्यूक्लियर वारहेड्स भी ले जा सकते हैं। और साथ में जिस भी राष्ट्र के पास न्यूक्लियर मतलब स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स होते हैं उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो इन्हें कहीं भी कभी भी किसी भी राष्ट्र पर हमला करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये लंबी दूरी की क्षमताओं का भी और बड़े हथियारों को भी ले जा सकते हैं। साथ में ऐसा माना जा रहा है कि हमें जो है चाइना के साथ जो है जब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि चाइना के पास पहले से ही H-20 बॉम्बर्स जो हैं, जो H-6 के बॉम्बर्स हैं, और हाल ही में वो स्टील से H-20 बॉम्बर शामिल करने वाला है, जिनकी रेंज जो है 12,000 किलोमीटर से अधिक है, जो 45 टन तक के हथियार ले जा सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब विशेषज्ञों ने क्या कहा कि शायद हमें इसकी आवश्यकता ना हो, क्योंकि जो है भारत में कई तरह की विरोधी आवाज़ें भी होती हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं होता। दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद जो स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स की भूमिका महाद्वीपों महासागरों को पार करके जो है अटैक करने की थी, और हम जो है किसी दूसरे राष्ट्र में इंटरफेयर नहीं करते, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जितने भी स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं वे ज़रूरत पड़ने पर हवा से मतलब हमारे पास जो भी बॉम्बर्स विमान हैं जैसे मिराज 2000 या फिर जगुआर, तो वो हवा से उन्हें हवा में ईंधन भर कर कहीं पर भी हम दूरी पर जाकर जो किसी दुश्मन क्षेत्र में घुसकर बमबारी कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स होना किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो हमें अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए पर्याप्त हमें धन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो इनकी एक विशेष कमी यही है ना कि ये इतने बड़े होते हैं आकार में कि एक रडार के द्वारा आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, और इसके द्वारा जिससे इन्हें जो है दुश्मनों के द्वारा इंटरसेप्ट करके मार के गिराने में बहुत आसानी होगी। एयर पावर एशिया के अनुसार पाकिस्तान और चीन के अलावा जो भारत के पड़ोसी हैं ना, कहीं ना कहीं जब हम किसी राष्ट्र पर अटैक करने जाएंगे मतलब अटैक करने जाएंगे तो हमें इन राष्ट्रों से, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, और हम उनके हवाई क्षेत्रों को भी जो है ऑफेंस कर रहे होंगे, तो यह भी एक विवाद उठ सकता है। तो जो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस है, देखिए जो स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं इनकी जो कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों ही बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी अनुमानित व्यय होती है। ऐसा माना जाता है कि यूएसए जो है अपने बॉम्बर्स पर सबसे ज़्यादा 100 अरब रुपए खर्च करता है, और वो भी अपने बेड़े को हमेशा मॉडर्न करता रहता है। देखिए, $100 अरब एक बहुत बड़ी धनराशि होती है, जो कि भारत जैसे देश के लिए सिर्फ किसी एक क्षेत्र पर बॉम्बर्स के लिए व्यय करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी कुछ संख्या में ही, यूएस जैसे देश कुछ संख्या में ही इनका उपयोग करते हैं। इंडिया के मामले में है हमें कम से कम तो 6 से 10 जो है बॉम्बर्स की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। देखिए, इस समय जो रणनीतिक बॉम्बर्स है ना, उनकी आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है कि जो कुछ चीन जैसे राष्ट्र हैं वो दूसरे राष्ट्र के साथ जो है विवाद पैदा करते हैं और युद्ध को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में उन्हीं राष्ट्रों को ऐसे स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या भारत रूस से TU-160 बॉम्बर खरीदेगा? तो देखिए, कुछ दिन पहले रूस से 4 व्यक्ति चालक दल सुपरसोनिक TU-160 विमान जो है ना, स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स, उसके 6 स्क्वाड्रन जो है, मतलब जो 6 यूनिट है, जैसे कि 6 विमान, उसे लेने की बात चल रही थी। लेकिन जो है ऐसा भारत कनाट के अनुसार माना जा रहा है, क्योंकि ये व्हाइट स्वान है TU-160 बॉम्बर, ये रशिया के पास अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, और जो है वो उन्हें वो अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी इस पर कोई विशेष निर्णय नहीं आया हुआ है। साथ ही में TU-160 व्हाइट स्वान जो बॉम्बर ना, वो यूएस के B-1 स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के समकक्ष ही है। ये एक बार में इसकी अधिकतम गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा और
मतलब सुपरसोनिक जो स्पीड है वो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा और क्रूज स्पीड जो है वो 960 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बार में 12,300 किलोमीटर की दूरी बिना ईंधन भरे तय कर सकता है और 7300 किलोमीटर के बैटल रेंज में अपना कार्य कर सकता है। देखिए, यदि भारत रशिया से इस किसी तरह के बॉम्बर इस समय लेता भी है तो उसे यूएस के कार्सा का प्रबल रूप से सामना करना पड़ेगा। एक बार अमेरिका ने एस-400 ट्रम्प पर भारत को छूट दे दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि हो सकता है जब भारत जो है रशिया से TU-160 बॉम्बर ले तो उस पर वो कार्सा के तहत पर कार्रवाई कर दे, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है रूस से कोई बॉम्बर्स ले। हाँ, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि भारत जो है यूएसए से बॉम्बर्स ले, लेकिन यूएसए के जो बॉम्बर्स होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। देखिए, जो भारत के रक्षा मंत्रालय के पूर्व वित्तीय सलाहकार थे जो एक्विजिशन मामले के, अमित गौशेश, उन्होंने कहा है कि भारत जो है अभी तक किसी प्रकार के बम वर्षक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेने के बारे में कोई औपचारिक निर्णय नहीं किया है। इसका कारण ये है कि भारत के पास जो है वो रेस्ट्रिक्टेड फाइनेंस है और जो है उसके पास फोर्स मल्टीप्लायर्स भी, और वो चाहता है कि ऐसे जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होने उनके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं हम TU-160 जो बॉम्बर है उसकी स्पेसिफिकेशन। देखिए, ये है B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर यूएसए के, इसका उपयोग सिर्फ यूएसए ही करता है। और ये है रशिया के कुछ बॉम्बर्स। जी हाँ, देखिए ये है TU-20M3 बैकफायर। ये TU-20M3 बैकफायर है जो सरगेई जो गोर्स्की को थे, रशिया के पूर्व रक्षा मंत्री, उन्होंने भारत को ऑफर किया था 1970 के दशक में। और ये है TU-160, यह TU-160 का एक वर्जन, ये नीचे वाला है TU-160 का एक वर्जन ब्लैक जैक, और इसी के आधार पर एक TU-160 का जो है सुपरसोनिक वर्जन है जिसका नाम है व्हाइट स्वान। और ये है TU-60M जो रशिया इसका जो है, इसे जो है चाइना को दिया हुआ है बनाने के लिए। तो मतलब इस चाइना जो है इसी का जो है लाइसेंस पर इसी का उत्पादन करता है और उसे वो H-6 बॉम्बर के नाम से जो है उपयोग करता है। ये है B-52 स्ट्रेटोफोर्स, ये है B-2 स्पिरिट, ये अलग विमान है ये, और ये है B-1B लैंसर यूएसए का। ये तीनों यूएसए के सुपरसोनिक बॉम्बर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। जय हिंद।